आप अगर गिरते हुए पानी के सामने एक चार्ज्ड बॉडी ले जाएं तो आप ये पाएंगे कि पानी का स्ट्रीम जो है ये उस चार्ज्ड बॉडी के तरफ मुड़ जाता है। ऐसा होता है पानी के मॉलिक्यूल वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है इसके कारण। तो देखिए पानी का मॉलिक्यूल बना होता है ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम से। ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के तरफ नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन हो जाता है और हाइड्रोजन के तरफ पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होता है। जब इसके सामने कोई चार्ज्ड बॉडी लाया जाता है तो ये मान ले पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो ये नेगेटिव चार्ज वाले रीजन को अपने तरफ खींचता है और पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन को अपने से दूर धकेलता है, जिसके कारण कि ये रोटेट कर जाता है और फिर ये अट्रैक्टेड होता है। यहां पर गौर करें कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है मुड़ने के बाद इस सोर्स चार्ज से ज़्यादा दूर चला जाएगा। इसीलिए ये पानी का मॉलिक्यूल इस चार्ज्ड बॉडी के तरफ अट्रैक्टेड होता है। अब अगर आप पानी के मॉलिक्यूल को देखें, चूँकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन एटम की तरफ ज़्यादा है और उसके कारण हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस चला जाता है, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट में कोइंसाइड नहीं करता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप ये पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? दो चार्जेस दोनों सेम मैग्नीट्यूड का हो लेकिन अपोजिट नेचर का हो और उन दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस रहे, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। यहाँ पर देखिए जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, इसमें पूरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज वर्चुअली कंसंट्रेटेड है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है इसमें पूरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज वर्चुअली सिचुएटेड है। इसका मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच चूंकि दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा इसीलिए दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है। इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं और इसके कारण देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स, पानी जैसा पोलर मॉलिक्यूल्स, उसके कारण होता ये है कि जब हम पानी में नमक डाल देते हैं तो वो नमक पानी में घुल जाता है। ये घुलता इसीलिए है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोडियम आयन, अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को स्प्लिट कर देता है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिजल्ट है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर के अंदर हम यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख ले इसका कैपेसिटेंस दिख रहा है। अगर हम पानी एक कंटेनर में भर के अगर अंदर डाल देते हैं तो फिर इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल खुद को ओरिएंट कर लेता है और फिर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स में और ज़्यादा चार्ज खींच कर लाता है। तो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो इस पे और ख़ास बात नहीं करेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जिसके कारण हमें बहुत सारा फेनोमेना देखने को मिलता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग बनता है, किस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत ये चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस का सिस्टम होता है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसे कि डाइपोल लेंथ कहा जाता है। हम उसे नॉर्मली 2a से डिनोट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह का एक सिस्टम होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, जिसे कि डिफाइन किया जाता है इसमें जो चार्ज है कोई भी एक चार्ज उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू जो डाइपोल लेंथ है। अब ये डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर की तरह देखेंगे उस समय ये जो डिस्टेंस 2a था इसे हम अब डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू
द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर 2a वेक्टर बन गया। तो अब चार्ज और इस डाइपोल लेंथ, जिसे कि अब हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे हम ये पता करेंगे कि इस डाइपोल के आसपास के पॉइंट्स में किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सबसे पहले इसे पता करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है, ये देखिए ये इसका एक्सिस है, दोनों चार्जेस के सेंटर से पार होता हुआ लाइन इसका एक्सिस है। इस एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फिर हम आगे ये देखेंगे कि इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जिस पे कि ये डाइपोल नॉर्मल हो और साथ ही साथ ये प्लेन उस डाइपोल के सेंटर से पास हो। तो ये जो प्लेन है इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। इसमें भी हम ये पता करेंगे कि इस प्लेन के किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। इसके लिए यहाँ पर ये डाइपोल लेंथ हो गया 2a और ये हो गया इसका एक्सिस। इस एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये वो पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट जो है इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है। अब इस P पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दो चार्जेस के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। सबसे पहले तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ होगा। चलिए इसे हमने नाम दे दिया E सब प्लस Q, क्योंकि ये पॉजिटिव Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब इस नेगेटिव Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हमने कुछ ऐसा नाम दे दिया E सब नेगेटिव Q। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जिस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, तो Q डिवाइडेड बाय इस चार्ज के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब आप देखिए अगर डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r हुआ और डाइपोल के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक का डिस्टेंस ऑब्वियसली a होगा और यहाँ भी इस नेगेटिव चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है ये a होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से ये पॉइंट r-a डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है। तो सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। वेल इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसके डायरेक्शन के लिए देखिए डाइपोल का जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। सो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हमने P कैप से डिनोट किया। उसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आप गौर करें इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है। तो यहां पर हम इसका डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपेंड कर देंगे P कैप। यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक्सिस तो भाई इधर भी है और एक्सिस इधर भी है। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, इस साइड वाले एक्सिस के इस साइड में पॉइंट को कंसीडर करें, तो हम पाएंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा P कैप के अपोजिट डायरेक्शन में। यहां मैं आपसे कहूंगा कि कुछ देर होल्ड कीजिए, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल जाएगा कि अगर हम ऐसा कंसीडर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा फाइनल एक्सप्रेशन में। अब आते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। आप सबसे पहले ये देख लें कि ये Q चार्ज, ये सोर्स चार्ज है नेगेटिव Q, नेगेटिव साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं और डायरेक्शन थोड़ी देर में हम कैलकुलेट करके पता कर लेंगे। सो ये तो सोर्स चार्ज हो गया, ये वाला चार्ज। अब देखें डिस्टेंस,
इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से, तो आप पाएंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ए है और फिर आगे ये डिस्टेंस आर है, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए। सो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए पी कैप तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ ये नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव पी कैप का मतलब होगा पी कैप के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर एडिशन। अब यहां पर आप देखें, पॉइंट अगर इस तरफ होता तो क्या होता, पॉइंट जब इस तरफ होता तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, ये E सब नेगेटिव Q, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, E सब प्लस Q। आप गौर करें, इस सिनेरियो में अगर पॉइंट को हम एक्सिस के इस साइड में कंसीडर करते हैं तो फिर इस सिनेरियो में आप ये पाएंगे कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये। क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस देखें इस पॉइंट का, अगर ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर सिचुएटेड हो तो पॉजिटिव चार्ज से अब डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए, जो r प्लस ए आपको यहाँ पर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव पी कैप, सो नेगेटिव पी कैप आपको यहाँ पर दिख रहा। नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली ये होगा r माइनस ए, तो r माइनस ए आपको यहाँ पर दिख रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा, तो यहाँ पर पी कैप। मतलब आप समझ रहे हैं, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, भले ही इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्वैप कर जाए, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं उसके फाइनल एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं वो डाइपोल के एक्सिस में पता कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स डाइपोल के बीचों बीच सिचुएटेड नहीं है, ये आप ध्यान दें। वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। मान ले पानी का मॉलिक्यूल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट कर रहा है ये हम पता करना चाहते हैं। ये पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है ये है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है ये। तो इस बीचों बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उससे हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बाहर, इसका जो असर होगा वही हमारे लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर बाहर ये क्या डाल रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये जो पता कर रहे हैं सिर्फ एक्सिस के इस पार्ट के लिए जो कि डाइपोल के अंदर सिचुएटेड नहीं है, इससे हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ से हम इस पार्ट को कॉमन आउट कर सकते हैं, दोनों में कॉमन है ये पार्ट, ठीक है। सो उसी पी कैप को हमने यहाँ पर लिखा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ब्रैकेट के बाहर लिखा गया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 1 ओवर r माइनस ए होल स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर r प्लस ए होल स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर एल्जेब्रा है, सिंपल एल्जेब्रा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये टर्म मिलेगा। आप यहाँ पर गौर करें कि इस चीज़ को हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड, हम क्या करेंगे इसे और इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में। सो ये हो गया मान ले एक्स स्क्वायर्ड और ये हो गया वाई स्क्वायर्ड, तो एक्स स्क्वायर्ड इंटू वाई स्क्वायर्ड, इसे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर हुआ है, ये पार्ट होल स्क्वायर हुआ है। आप गौर करें r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये हो जाता है आर स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड। अब न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में सबसे पहले ये टर्म जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा, माइनस ये वाला टर्म जाएगा जो कि आपको इस जगह पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करने के बाद आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव आर स्क्वायर्ड, नेगेटिव आर स्क्वायर्ड, पॉजिटिव ए स्क्वायर्ड, नेगेटिव ए स्क्वायर्ड, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, यहाँ पर 2AR प्लस 2AR, तो ये बन गया 4AR। अब यहाँ से आप गौर करें कि 2AQ, 2 इंटू ए इंटू क्यू, ये क्या होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। उसके साथ अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन को हम अपेंड कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल जो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। तो यहीं से हम 2AQ और पी कैप को मिला के हम एज वेक्टर P को कह सकते हैं, दैट मीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर को ये इंडिकेट कर रहा। और न्यूमरेटर में बचा हुआ क्या रहेगा, 2R।
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जब वो पॉइंट होगा इस डाइपोल के एक्सिस में। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर का सेपरेशन होता है वो सेपरेशन बहुत कम होता है, बहुत छोटा लेंथ होता है वो, और उसका असर हम उस मॉलिक्यूल के बाहर देखते हैं। दैट मीन जिस पॉइंट पे हम इसका असर को देख रहे हैं वो पॉइंट इस डाइपोल से रिलेटिवली काफ़ी दूर होगा। डाइपोल का जो लेंथ है उसके साथ अगर उस पॉइंट के डिस्टेंस को आप कंपेयर करें तो वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डाइपोल लेंथ। तो एक स्पेशल केस हम कंसिडर करेंगे जब r इज मच मच ग्रेटर देन a क्या है? डाइपोल लेंथ का आधा है। मतलब ये r जो डिस्टेंस पॉइंट का है डाइपोल के सेंटर से वो काफ़ी ज़्यादा है डाइपोल लेंथ के रेस्पेक्ट में। ऐसे सिचुएशन में हम देखें r स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड का ये जो a स्क्वायर्ड है इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसे नेग्लेक्ट करने से डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा r टू द पावर 4 और r टू द पावर 4 और न्यूमरेटर में r है तो ये r डिनोमिनेटर के एक r को कैंसिल करेगा और डिनोमिनेटर में बचा हुआ रहेगा r क्यूब। तो ये बन गया फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए? डाइपोल के एक्सिस में किसी भी एक पॉइंट पे r डिस्टेंस दूर किसी भी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ, दैट मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेल अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये एक स्पेशल केस है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि एक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, उससे पहले हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ से सेंटर से इस चार्ज के सेंटर का डिस्टेंस a और डाइपोल के सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस जो है ये भी a है। अब इक्वेटोरियल प्लेन में हम एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज से हम इस पॉइंट को एक लाइन से जोड़ लेते हैं। अब इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऑब्वियसली ये अलोंग दिस लाइन होगा और वो बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट में। और नेगेटिव चार्ज को भी उस पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं। अब नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा अलोंग दैट लाइन। इसे नाम दे देते हैं E सब नेगेटिव Q। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का या इस नेगेटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का, उसका मैग्नीट्यूड होगा इतना या वो डिस्टेंस होगा इतना, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड। ये डिस्टेंस ज़रूरी है क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं। अब देखिए ये आया कहाँ से? अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल में जो कि एक राइट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये इसे परपेंडिकुलर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, इसे आप बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम। और सेम यहाँ भी नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी इतना ही होगा, आप सिमेट्री से भी समझ सकते हैं उतना ही होगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले तो आप इसका मैग्नीट्यूड देख लें। वैसे इसके डायरेक्शन से हमें फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों को जब हम वेक्टर सम करेंगे उस समय हम बाकी चीज़ों का ख्याल रख लेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा, 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का, इस सोर्स चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो वो डिस्टेंस चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, इसे जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, r स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड। अब नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा, एग्जैक्टली इतना ही होगा क्योंकि ये पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस दूर होगा। पॉइंट चाहे कहीं भी हो इक्वेटोरियल प्लेन में, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस वो दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा, हेंस दोनों के कारण बना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, पैरेललोग्राम रूल। आप यहां सिंपली
सिमेट्री से ये समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये जो डाइपोल है, डाइपोल के लेंथ के अलोंग ही होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला एंगल। तो हम मान लेते हैं ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सिमिलरली ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ई किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो आप देखें ये जो वेक्टर है पॉजिटिव चार्ज के कारण बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसे हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली इससे भी नेगेटिव चार्ज के कारण बना इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो कंपोनेंट्स में हमने तोड़ दिया, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप गौर करें कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये कैंसिल हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचा हुआ रहेगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा इसका कोसाइन ऑफ थीटा, और इसके कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। वेल, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इसका कोसाइन ऑफ थीटा, दैट मीन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा, और इसके कारण जो बनेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ कोसाइन ऑफ थीटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल जाएगा। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आप गौर करें ये जो है और ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड है इतना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 2 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया कोसाइन ऑफ थीटा। वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा इसका वैल्यू क्या होगा, आप गौर करें कोसाइन ऑफ थीटा, सो ये एंगल थीटा, ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, सो ये राइट एंगल है। कोसाइन ऑफ थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा a और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये वाला लेंथ। अब वहाँ पर वो जो वैल्यू है कोसाइन ऑफ थीटा का, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इसे आगे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए एज वेक्टर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसका सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, 2 न्यूमरेटर देखें Q इंटू ए, वही 2QA आपको यहाँ पर दिख रहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, और इसे देखें आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड। चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर हाफ, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस हाफ, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 3/2। दैट मीन ये हो जाएगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा आर स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप गौर से देखें, ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पी कैप का डायरेक्शन हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। दैट मीन हम कहेंगे माइनस पी कैप हो जाएगा इसका डायरेक्शन, वही माइनस आपको यहां पर दिख रहा है और पी कैप यहां पर दिख रहा। अब आप गौर करें कि 2QA ये होता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और पी कैप उसी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो इसे अगर हम मिलाएं तो क्या हो गया, ये पूरा डाइपोल मोमेंट हो गया पी वेक्टर, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया पी वेक्टर। अब यहाँ भी हम वही करते हैं, स्पेशल केस कंसीडर करते हैं, अगर पॉइंट इस डाइपोल से काफ़ी ज़्यादा दूर हुआ, जो कि प्रैक्टिकली होता भी है, तो फिर उस केस में देखिए अगर r a से काफ़ी बड़ा हुआ तो ये a स्क्वायर्ड जो है इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। a स्क्वायर्ड को नेग्लेक्ट करते साथ r स्क्वायर्ड टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये r क्यूब बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डाइपोल मोमेंट वेक्टर को, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ध्यान दें। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कोई पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में रहे डाइपोल के। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से
एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि एक डाइपोल के आसपास कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर भी पॉइंट हो, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो पॉइंट कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर। वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है और वो जो एंगल बना रहा है डाइपोल के साथ वो है थीटा। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये डाइपोल का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल P का डायरेक्शन है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P, इसे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ लेंगे। तो उसके लिए हम दो डाइपोल्स ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एंगल थीटा बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, और साथ ही साथ इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट्स होगा, ये डाइपोल मोमेंट कोसाइन ऑफ थीटा होगा और ये वाला डाइपोल मोमेंट साइन ऑफ थीटा होगा। मतलब हमने क्या किया, हमने इस डाइपोल को, मेन डाइपोल को, असली डाइपोल को जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ लिया, उसके डाइपोल मोमेंट को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ लिया। तो मतलब यही बनेगा कि इस डाइपोल और इस डाइपोल का जो मिला जुला असर होगा वही होगा इस डाइपोल का असर। तो फिर हम यहाँ से इस वाले मेन डाइपोल को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला असर, टोटल असर जो होगा वही उस डाइपोल के कारण होगा। अब आप गौर करें, ये जो डाइपोल है जिसका कि डाइपोल मोमेंट है P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट, और साथ ही साथ ये पॉइंट इसके एक्सिस में सिचुएटेड है। और इस डाइपोल को अगर आप कंसीडर करें जिसका कि डाइपोल मोमेंट P इंटू साइन ऑफ थीटा है, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में ये पॉइंट सिचुएटेड है और इसके सेंटर से ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डाइपोल मोमेंट वाले जो डाइपोल है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, EA हमने उसे नाम दे दिया। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो इससे पहले जो हमने बात किया है उससे हम कह सकते हैं ये होगा 2/4πε0 इंटू r³, और फिर यहाँ जो डाइपोल है, जिस डाइपोल के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ लिखना है। तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है हमने यहाँ पर लिख लिया। सिमिलरली इसके इक्वेटोरियल प्लेन में सिचुएटेड है ये पॉइंट, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ इतना। अब यहाँ से हमें डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड को भी लिखना है, ऑब्वियसली इस केस में डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा P इंटू साइन ऑफ थीटा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, दैट मीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पैरेललोग्राम रूल से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार देख ले, जो मेन डाइपोल था उस मेन डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा। अब आप इस पॉइंट में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, आप गौर करें वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने एरो ड्रॉ किया है वो इस कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट है, जो कि होना भी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम आसानी से पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। आप गौर करें ये जो लेंथ होगा ये लेंथ होगा E सब E। तो यहाँ पर आप देखें एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है और इन दोनों में से किसी एक को बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर माने तो आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस E सब E स्क्वायर्ड। अब क्या करना है, वैल्यू प्लग इन करना है। सबसे पहले EA का वैल्यू जो है यहाँ से हम यहाँ प्लग इन कर देते हैं उसका स्क्वायर, प्लस E सब E का वैल्यू हमने प्लग इन कर दिया उसका स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें कॉमन आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है दोनों में कॉमन है, दोनों ही केस में ये स्क्वायर होगा, फिर कॉमन आउट होगा। अब अगर E को हम कैलकुलेट करें तो ओवरऑल एक्सप्रेशन को हमें स्क्वायर रूट करना होगा। तो स्क्वायर रूट करने के कारण हमें क्या मिलेगा, हमें
ब्रैकेट के बाहर या फिर जो हमने कॉमन किया था वापस से हमें यही चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले स्क्वायर होगा फिर उसका स्क्वायर रूट होगा, तो इसीलिए ये जो पार्ट है जैसा का तैसा ही रह जाएगा। और यहाँ से 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा का स्क्वायर और यहाँ से साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब अगर आप इसे एक्सपैंड करते हैं 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और कोसाइन ऑफ थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन, अगर वो पॉइंट r डिस्टेंस दूर सिचुएटेड हो और वो अगर डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा हो तो ये तो हमने E का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर लिया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है EA के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो आप पाएंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये जो एंगल है, एंगल का ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर और उसके साथ सटा हुआ साइड होता है बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू E सब E इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय E सब A का मैग्नीट्यूड। तो वो वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है E सब E का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर E सब A का मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है। अब अगर आगे बढ़े तो देखिए ये जो टर्म है ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा हुआ रहेगा, यहाँ पर P और P कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ से अगर आप डाइपोल के साथ बना हुआ ये जो डाइपोल है, जो असली डाइपोल जिसके कारण कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस डाइपोल के साथ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एंगल पता करें तो ऑब्वियसली वो एंगल होगा इस लाइन के पैरेलल। आप एक लाइन ड्रॉ करें, वो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये ऑब्वियसली वो बराबर हो जाएगा ये एंगल जो कि ऑब्वियसली थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल थीटा था, थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ से हम कहेंगे एंगल विद डाइपोल इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। मैं यहाँ पर लिख दूँ अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर दिख रहा है और जिसका डायरेक्शन हमें इस एंगल के तौर पे दिख रहा है। अब देखिए इस वीडियो के शुरुआत में ही जो हमने बात किया था कि पानी के सामने अगर हम ले जाते हैं एक चार्ज्ड बॉडी तो फिर क्या होता है, उसमें पानी का जो स्ट्रीम है वो डेविएट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले तो ये मुड़ता है, फिर ये अट्रैक्टेड हो जाता है। तो यहाँ से एक कॉमन सा क्वेश्चन होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें ऑब्वियसली एक टॉर्क लगता है, जिस टॉर्क के कारण कि ये डाइपोल रोटेट कर जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो टॉर्क है जो कि डाइपोल पे लग रहा है, उस टॉर्क का इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसे अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।